नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल समराइज्ड में। आज बात करेंगे वक्फ एक्ट 2025 की, जिस पे अभी आ रही खबरों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम स्टे दे दिया है, अंतरिम स्थगनादेश लगा दिया है कि उसके जो सबसे विवादास्पद पहलू थे उनका पालन नहीं किया जा सकेगा, सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी। ये बहुत जरूरी था क्योंकि इस बिल के माध्यम से, इसको कानून बनाने के माध्यम से सरकार जो कोशिश कर रही थी वो भारतीय संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 25 और 26 है, जो धर्म के मानने की आज़ादी देता है और अपने धार्मिक मामलों का उस धार्मिक समुदाय के लोगों को खुद ही मैनेज करने का, उनकी व्यवस्था खुद ही करने का जो अधिकार देता है, उस पर एक सीधा सीधा हमला था। बातें बहुत सारी थी, वक्फ बोर्डों में अनियमितताएं हैं, प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट से, इनमें कोई संदेह नहीं, लेकिन उसके तरीके सुधार के थे, बुलडोजिंग के नहीं। और मुझे लगता है कि सरकार ने इसके पहले जो CAA, जो नागरिकता कानून पास कराया था, और NRC पे जो उसने ब्रूट मेजॉरिटी लेके एक जीत हासिल की थी, अभी तक लागू तो नहीं कर पाए हैं, उनको लगा था कि इस बार भी वो निकल ले जाएंगे। मैं सबसे पहले बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे दिया है, इंटरिम स्टे दिया है, वो क्या है और वो क्यों महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इस एक्ट के जो 3 सबसे खतरनाक प्रोविजंस थे, उन तीनों को स्टे कर दिया है। जो पहला सबसे खतरनाक प्रोविजन था वक्फ बाय यूजर को डिनोटिफाई करने का अधिकार सरकार ने लिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है कि अगली सुनवाई तक वो नहीं कर सकते। वक्फ बाय यूजर क्या होता है कि कोई ऐसी संपत्ति जिसके कोई दस्तावेज नहीं है, कोई उसके कानून नहीं है। भारत में वक्फ कानून सबसे पहले 1913 में आया, फिर 1923 में अमेंडमेंट हुआ, तारीखों में नहीं जाते हैं, 1930 में फिर अमेंडमेंट हुआ, 65 में 60s के दशक में वक्फ बोर्ड इस्टेब्लिश हुआ। अंग्रेजों के इस देश में आने के पहले ऐसे कोई कानून नहीं थे, संपत्ति के दस्तावेज नहीं थे, लेकिन भारत में मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, दरगाहें भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, जो अंग्रेजों के आने के बहुत पहले से। तो वो उस समुदाय की संपत्ति है, वो समुदाय लगातार 700 साल से वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहा है, इबादत कर रहा है, लेकिन उसके कोई दस्तावेज नहीं। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ जो अपने यूज के चलते उनका किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से उनका जो वर्गीकरण होता है, इसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं। कि अगर कोई मस्जिद 400 साल पुरानी है तो उसके कागज तो नहीं मिलेंगे, लेकिन उसका इस्तेमाल मस्जिद के बतौर हो रहा है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी है। ये एक जो बड़ा प्राविधान था उसको सरकार ने डिनोटिफाई किया था कि आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल की सुनवाई में कहा भी था कि मस्जिद तो 1200 AD और 1300 में भी बन रही, उसके कागज कोई कहाँ से लाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि उसकी अगली सुनवाई तक सरकार किसी भी प्रॉपर्टी को डिनोटिफाई नहीं कर सकती। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत जरूरी मुद्दा था, कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, वक्फ बोर्ड का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से, मेरा संविधान से नहीं है, उनकी कमेटीज से, उसमें गैर मुस्लिम मेंबर्स की नियुक्ति का मसला था। कि सरकार कह रही थी कि हम गैर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी उसमें नियुक्त कर सकते हैं। ये उसी तरह की बात है कि कोई कहे कि जो हिंदू इंडाउमेंट्स हैं, जो हिंदू मंदिर हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर है, बहुत कमाई वाला मंदिर है, या जो गुरुद्वारे हैं, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है, आप उसकी जो कार्यकारी समिति है, आप उसकी जो मैनेजिंग कमेटी है, उसमें किसी गैर सिख को भर्ती कर दें, या हिंदू मंदिरों में आप मुस्लिमों को ले आएँ। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 26 है वो बहुत साफ साफ कहता है, अनुमति देता है हर समुदाय को अपनी जो धार्मिक स्थान है, अपनी जो धार्मिक संरचनाएं हैं, उनको अपने से मैनेज करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्टे कर दिया है कि आप इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई नई नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही थी और एक अच्छी बात कही थी कि क्या आप हिंदू मंदिरों में इस तरह के कोई परिवर्तन लाएंगे, और आज उन्होंने इस बात को बहुत साफ किया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आज ये भी फैसला दिया है कि जो अभी तक की वक्फ प्रॉपर्टीज जो नोटिफाइड हैं, जो गजटेड हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कागज हो नहीं हो,
उनके पास कोई संपत्ति के दस्तावेज हो या नहीं हो, लेकिन जो भी गस्टेड और नोटिफाइड वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरीके से पूरी तरह से इस नए कानून, जो अभी भी कानून है स्थगित है, उस पर इंटरिम स्टे है लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, तो उस कानून के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट ने लगभग ये साफ कर दिया है कि आगे भी इस तरह की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज की सुनवाई की शुरुआत जस्टिस CJI चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने बहुत एक बेहतरीन बात के साथ कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये कानून इसी तरह से लागू हुआ तो ज़मीनी स्थितियां बदल जाएंगी, और उन्होंने जो छोड़ दिया था कि इससे जो पैंडोरा बॉक्स खुलेगा वो बहुत खतरनाक होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक जो बहुत ज़रूरी और बेहतर बात हुई है वक्त की। मैं अगर आपको इतिहास बताऊं, जैसा मैं कह रहा था कि हाँ, 1930 में मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया था। वक्फ के बारे में ज़्यादा तो मुस्लिम दोस्त ही बता पाएंगे, लेकिन वक्फ का जो कॉन्सेप्ट है वो मोहम्मद साहब के समय से है, शुरुआती इस्लाम के बहुत शुरुआती दौर से है कि जो ये रिलीजियस प्रॉपर्टीज़ हैं, जो लोग दान पुण्य करते हैं, उनका क्या होगा। एक और बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कही नहीं है, जो लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है और वो भी तय होगी, कि सरकार ने जो एक और प्रोविज़न दिया है कि निजी संपत्ति को वही आदमी दान कर सकेगा, वही मुस्लिम जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का फॉलोवर हो, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो, और उसमें कोई कंट्रावेनेंस ना हो। दिक्कत यह है कि आप इस तरह की बातों को, इतने जो वेग कॉन्सेप्ट हैं, उनको परिभाषित कैसे करेंगे। वक्फ का मैं आपको इतिहास बता रहा था भारत में, और जो कल सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बहुत ज़रूरी बात कही भी थी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे निर्णयों का अध्ययन किया। वक्फ के मामले जब भारत औपनिवेशिक शासन में था, ब्रिटेन की कॉलोनी था, तो प्रिवी काउंसिल तक गए हैं, और एक नजीर है, एक उदाहरण कि वक्फ की प्रॉपर्टी को आप कैसे उसको आप लिटिगेट करेंगे, जो वक्फ की संपत्ति उन पे कानूनी मामले कैसे चलेंगे, और उन नजीरों को आप तोड़ नहीं सकते हैं। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट आया था 1913 में, जिसने इस तरह की जो चैरिटेबल पर्पजेज को रेगुलेट करने की पहली स्थिति है, उसके पहले तो कभी था ही नहीं। फिर वैलिडेटिंग एक्ट आया था 1930 में, जिसने इसको कानूनी जामा दिया था। फिर आज़ाद भारत का इतिहास है, जिसमें 1954 में है, फिर अमेंडमेंट है, फिर 1995 का वक्फ एक्ट है, फिर 2013 का है। तो एक लंबा इतिहास है जिसको आप केवल संसद की ब्रूट मेजॉरिटी, जो अब नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो CA NRC पे बैठी रही, उसने इतना कड़ा फैसला वक्फ पे कैसे लिया, इसके पीछे ये एक कारण भी हो सकता है कि पिछली बार की ब्रूट मेजॉरिटी थी और इस बार 400 के दावे थे, लेकिन असली हकीकत 240 की है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये बात समझ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक टिप्पणी की थी जो बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि खास तौर पे मुस्लिम साथियों को इसका ध्यान रखना चाहिए कि बाकी सब ठीक है, लेकिन वक्फ के नाम पे, जो कानून के नाम पे हिंसा हो रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। कुछ मामले कोर्ट्स के होते हैं, अदालतों के होते हैं, अदालतें कभी निराश भी करती हैं, बेशक करती हैं, लेकिन भारत की अदालतों ने ज़्यादातर निराश नहीं किया है, ज़्यादातर हमने उनको निराश किया है। तो ऐसी स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट पे, न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। आज के फैसले से, आज के इंटरिम स्टे से मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि सरकार ने संविधान संशोधन करके ये जो नया एक्ट है इसको पास करा के, अमेंडमेंट एक्ट को जो पास करा के, जितने उसके पीछे के इरादे थे उनको ध्वस्त कर दिया है, उनको नेस्तनाबूद कर दिया है, और वो अब कभी पूरे नहीं होंगे। भारत की जो सेकुलर आत्मा है, जो संविधान का आर्टिकल 25-26 है, वो बरकरार रहेगा, वो जारी रहेगा। इस जीत की मुबारकबाद आप सबको। चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को साझा करते रहें। धन्यवाद।